हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और 40 क्वेश्चंस में से आप अपना टारगेट बनाकर रखना कि 30+ क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हो, ताकि आपका अच्छा यहाँ पर रैंक आ सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, तो आप भी तैयारी करो, अच्छे से करो, ताकि आपको सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। ओके, और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है ना, ये सबके लिए ही न्यू होता है। कोई पहले से पढ़ के नहीं आया होता है, सब यहाँ पर एंट्रांस की तैयारी करते हैं तब पढ़ते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि अब इसको टैकल कैसे करेंगे, क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएगा तो जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, तो समझते हुए ही आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। समझेंगे तो आगे उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे और उस बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक समझने पर फोकस करो, और रिवीजन करना मस्ट है। रिवीजन करेंगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फेमिलियर हो जाएंगे इस सब्जेक्ट से भी, टीचिंग एप्टीट्यूड से। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शिक्षण होगा यहाँ पर, शिक्षण को बनाने के लिए करता है। यानी कि हम दृश्य सहायक सामग्री, विजुअल एड्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, लर्निंग को क्या करने के लिए करते हैं। लर्निंग करने का मतलब है कि अधिगम को, ठीक है, अधिगम को रोचक बनाने के लिए, निष्क्रिय बनाने के लिए, उत्तेजक या फिर जटिल बनाने के लिए। हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग यहाँ पर हम करते हैं। ओके, और अगर कंटिन्यू आप बने रहेंगे ना, तो आपको ऑप्शन पढ़ के पता लग जाएगा कि कौन सा नेगेटिव बोला गया है और कौन सा पॉजिटिव। आप पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, निष्क्रिय बनाने के लिए यानी कि पेशिव बनाने के लिए हम कोई भी दृश्य सहायक सामग्री का यूज़ नहीं करेंगे, ये याद रखना। क्विकर के लिए भी नहीं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें शिक्षा यानी कि टीचिंग कराना है, टीच कराना है, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए ही हम इसको बच्चों को समझाएंगे कोई भी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है कि एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज एनसीटीई एस्टेब्लिश्ड, कब एनसीटीई की स्थापना की गई थी। राइट आंसर इसका होगा 1995 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और एनसीटीई के बारे में आप लोग ज़रूर से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके बारे में पिछले बार पूछा गया था एग्ज़ाम में। और एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होगा। ओके, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, ये स्टूडेंट एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, टीचर से रिलेटेड है, याद रखना। क्योंकि 2023 वाला एंट्रांस एग्ज़ाम में पूछा गया था और मेरे से गलत हो गया था, इसलिए मुझे याद ही ये अच्छे से, और गलत हुआ उसी टाइम हमको पता लग भी गया था कि इसका आंसर जो है हम वहाँ पर गलत करके आए हैं। OMR सेट मिलता है, इस पर अच्छे से आपको फिल करना होगा। एक बार आप गलत कर दिए तो उसको आप सुधार नहीं सकते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ना, सोचना उसके बारे में कि क्या आंसर सही होगा गलत होगा, उसके बाद ही टिक लगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक और अधिगमकर्ता की समान रूप से सहभागिता रहती है। देयर इज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर। कौन से मेथड में स्टूडेंट्स और यहाँ पर टीचर का पार्टिसिपेशन इक्वल रहता है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन यही पूछा गया है। अधिगमकर्ता इट मीन्स कि स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला है, लर्नर स्टूडेंट, और विद्यार्थी छात्र अधिगमकर्ता रहे तो ये आप लोग एक ही चीज़ को सोचेंगे, उसका मतलब विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि देखो, कोई टीचर एक टीचर है, वो लेक्चर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बस टीचर एक्टिव है, बच्चे सुन सुन के सो भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ये मेथड सही नहीं है, और ये हायर एजुकेशन के लिए ठीक है, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड, लेकिन बच्चों की स्थिति को देखते हुए हमें तो यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा, तो लेक्चर मेथड सही नहीं होगा, बच्चे सो भी सकते हैं सुन सुन के। और हमें यहाँ पर बोला क्या है क्वेश्चन में कि शिक्षक और अधिगमकर्ता की समान सहभागिता रहती है, इसमें तो नहीं होगा। ऑप्शन ए एलिमिनेट करते हैं। प्रदर्शनी विधि, आप टीचर हैं, कुछ दिखा रहे हैं बस, तो भी उनमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा बच्चों का उस तरह से। थर्ड वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न उत्तर विधि। आप टीचर हैं, मान लो 9 या फिर 10 क्लास के बच्चे को आप क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर मोशन पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, मोशन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए आप बच्चों को, और बीच बीच में ना आप स्टूडेंट्स से क्या करेंगे, इनसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, तभी बच्चे यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। ठीक है, आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, आप एक्टिव हैं ही साथ आप क्वेश्चन आंसर बच्चों को कर रहे हैं, तो बच्चे भी यहाँ पर एक्टिव हैं, यानी कि टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे है, शिक्षा में 10+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया। अभी आप लोग जितने भी बीएड करने वाले हैं ना, सब लोग यही स्ट्रक्चर के साथ पढ़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो दिया है कोठारी कमीशन ने दिया है 10+2+3 पद्धति को। ओके, और इस यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन आयोग, इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रही हूँ, कहीं पर नोट डाउन कर लो, पेन कॉपी लेकर बैठो, नोट डाउन करो, और बाद में ये रिपीट होगा तो आपको फेमिलियर हो जाएंगे आप इस क्वेश्चन से, उस टाइम आपका राइट होगा तो और भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो 10+2+3 को तो कोठारी कमीशन ने दिया है, और कोठारी कमीशन आया कब था, तो ये 1964 to 66 में आया था। तो देश आज़ाद हो गया था हमारा 1947 में, और स्वतंत्रता मिल गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा जो है ना भारत में, हिंदुस्तान में बहुत ही तेज़ गति से इसका विकास हो रहा था। विकास बस यहाँ पर नंबर से हो रहा था, मतलब क्वांटिटेटिव हो रहा था, क्वालिटेटिव नहीं हो रहा था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कोठारी कमीशन ने शिक्षा को देखते हुए उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया 10+2+3 को, और कोठारी कमीशन ना ये सभी स्तरों को देखते हुए शिक्षा का जो वो पैटर्न है उसको दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मुदालियर कमीशन है, ये आया कब था, तो ये आया था 1952 to 1953 में आया था। और ये मुदालियर कमीशन जो है ना, ये बस सेकेंडरी लेवल को ही ध्यान में देते हुए, यहाँ पर सेकेंडरी होगा, ठीक है, सेकेंडरी लेवल को ही ध्यान में रखा और उस पर आधारित ही इन्होंने कुछ बातें कहा, सुझाव दिए। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन याद रखना कि मुदालियर कमीशन भी आया था। उससे पहले मुदालियर कमीशन से पहले और एक कमीशन आया था, राधाकृष्णन कमीशन। तो ये आया कब था, 1948 to 1949 में आया था, और ये भी बस एक ही स्तर को देख रहा था, विश्वविद्यालय स्तर पर ही इन्होंने बल दिया था। लेकिन कोठारी कमीशन एक ही स्तर को नहीं, बल्कि जितने भी स्तर हैं, माध्यमिक हो गया या फिर प्राइमरी हो गए, जितने भी स्तर है सभी को एक साथ लेकर के कोठारी कमीशन आगे बढ़ा, जो कि 34 साल तक ये कोठारी कमीशन, 34 साल तो नहीं, मतलब इसी पर आधारित क्या कहते हैं उसको, शिक्षा आयोग भी आया था 1968 वाला, और उसके बाद 1986 में एक शिक्षा आयोग आया था, उसके बाद अभी NEP 2020 आया है। ठीक है, तो इसको आप बस याद रखेंगे इतना। आगे बढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो आपको इससे पहले की क्लास में मैं बताई थी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या होता है, उसमें हर एक स्टेज को हमने डिस्कस किया था। लेकिन जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उसके अनुसार विकास की यानी कि डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज जो है ना सबसे जटिल व कठिन है, तो किशोरावस्था वाला जो स्टेज है, एडोलसेंस पीरियड है, ये सबसे जटिल व कठिन है, क्योंकि इसमें किशोरों में शारीरिक और मानसिक चेंजेस भी बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि बहुत ये क्या है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है बोल करके। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और किशोरावस्था को तूफान, तनाव का भी काल कहा गया है, और किशोरावस्था को ही संधि काल भी किशोरावस्था को संधि काल भी शायद इसको कहा जाता है। संधि काल इसको नहीं कहा जाता है, वो बाल्यावस्था को संधि काल कहा जाता है। लेकिन किशोरावस्था को याद रखना कि ये जनरली वैसे चलता है 12 से 19 साल तक ये होता है टाइम पीरियड, याद रखना। और इसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का संबंध किससे है। तो वृद्धि के बारे में मैं आपको बताई ही थी कि क्या होता है वृद्धि में, क्या होता है, इसमें भार होता है, ऊंचाई होती है। ठीक है, और वृद्धि एक समय तक जाकर के ये क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी कि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक निश्चित समय आती है उसके बाद ये रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो कि यहाँ आकार व भार से होती है वृद्धि, केवल आकार से, केवल भार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि जो है ना ये आकार व भार दोनों से ही होती है। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं
इट कैन बी विजिबल, और क्या हो सकता है, विजिबल है, और इसको इट कैन बी मिजरेबल होगा, ठीक है, इसको हम माप भी सकते हैं वृद्धि को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। आप अगर टीचर हैं, देखो क्वेश्चन को ना आप एज अ टीचर सॉल्व करेंगे तो ही करेक्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विषय वस्तु में दक्षता, विद्यार्थियों से परिचय, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षक कौशलों में दक्षता। तो राइट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर को यहाँ पर चूज करना है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए सेम टाइप के ऑप्शन भी यहाँ पर दिए हुए रहते हैं। तो विद्यार्थियों से परिचय तो होता ही रहेगा। यहाँ पर बोला गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य टीचर का रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विषय वस्तु में दक्षता। देखो आप मान लो कि मैथ्स का टीचर है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन आ ही नहीं रहा है, तो आप बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर मैथ का टीचर हैं तो आपको मैथ में मास्टरी किया हुआ होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप सॉल्व कर सको, यानी कि विषय वस्तु में दक्षता होनी चाहिए, ताकि बच्चे क्वेश्चंस करें तो आप उस पर फंसो ना, उसको बहुत ही अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व कर सको, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेमेस्टर कितने महीने की अवधि का होता है? तो बहुत सारे जगह ईयरली चल रहा है और बहुत जगह पर सेमेस्टर वाइज, जैसे कि हम लोग का कॉलेज में यहाँ पर सेमेस्टर वाइज चल रहा है। तो एक सेमेस्टर कितने महीने की अवधि का होता है? तो ये 6 मंथ्स का होता है, यानी कि 2 ईयर का, जैसे कि यहाँ पर बीएड है 2 ईयर्स का, तो यहाँ पर कितने सेमेस्टर होंगे? तो यहाँ पर टोटल 4 सेमेस्टर होगा, ठीक है, यानी कि इसको 6 महीना करके बांट दिया गया है। तो आपका जैसे कि सेमेस्टर वाइज अगर कहीं पर बीएड कर रहे हैं तो आपका 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्यालय भौतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। विद्यालय में भौतिक संसाधन का यहाँ पर उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी कि फिजिकल सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो लाइब्रेरियन है, भवन है, खेल का मैदान है, और प्रयोगशालाएं। मानवीय यहाँ पर नहीं होगा, प्रयोगशालाएं। तो यहाँ पर बोला है कि भौतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी में रहते हैं उनको लाइब्रेरियन कहते हैं, वो एक इंसान ही होता है। तो लाइब्रेरियन यहाँ पर भौतिक संसाधन नहीं होगा। लाइब्रेरियन क्या होगा? तो ये मानवीय संसाधन में आ जाएगा। भौतिक संसाधन में जैसे कि बेंच डेस्क हो गया, ब्लैक बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड जो भी होगा वो हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा, शौचालय हो जाएंगे, और जितने भी स्कूल में जो वस्तुएं होंगी वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? भौतिक संसाधन में आएंगी। और मानवीय संसाधन में टीचर्स आ जाएंगे, वहाँ के एम्प्लॉयज़ जितने भी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? मानवीय संसाधन होंगे। ओके, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अंतः व्यक्तिक कौशल संबंधित होती है। आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक होगा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक, दो है ना। तो अंतःव्यक्तिक में क्या होता है? इसमें स्वयं से आप बातचीत करेंगे, और अंतर्व्यक्तिक में दूसरों से हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ होगा। आगे है अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? अब अभिप्रेरणा है क्या यहाँ पर? तो अभिप्रेरणा इंग्लिश में अगर मैं बता दूंगी तो आपको अच्छा ये होता है अभिप्रेरणा, ऐसे आपको लगेगा। मोटिवेशन शब्द को आपने सुना ही होगा, मोटिवेशन, तो इसे ही अभिप्रेरणा या फिर प्रेरणा कहा जाता है। तो जब भी आप कंफ्यूज हो ना, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन मिलेगा आपको तो वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी नहीं समझ आएगा तो इंग्लिश देखना, इंग्लिश नहीं समझ आएगा तो हिंदी ज़रूर से चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला तो इंट्रिंसिक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रिंसिक होगा। इंट्रिंसिक, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, यानी कि आंतरिक प्रेरणा एक होता है और दूसरा बाह्य प्रेरणा। 2 प्रकार के प्रेरणा होते हैं। ओके, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? यानी यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहा जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, तो एक बार समझ जाएंगे तो इजी होगा आपके लिए। इनमें केवल तेज बच्चे को शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाएगा।
सामान्य बालक को शिक्षा दी जाती है? नहीं। विशेष क्षमता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किए बिना इसमें सारे स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाएगी, चाहे वे डिसेबल्ड चाइल्ड हो या फिर नॉर्मल चाइल्ड हो, इसीलिए इसे समावेशी शिक्षा कहा गया है। लिंग, जाति, धर्म, इस पर कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से ही माना जाएगा। ओके, समावेशी शिक्षा इसे ही कहते हैं। तो विशेष क्षमता वाले बालकों को सामान्य बालक के साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। आगे है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? जब हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ रहे थे तब भी मैं बताई थी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कितने स्टेजेस में बांटा है, तो ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है, यहाँ पर इस तरह से होगा, किसने कहा है? तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, स्किनर साहब ने कहा है, ठीक है, साहब नहीं है, पूरा नाम स्किनर है, तो बीएफ स्किनर इसका पूरा नाम है। स्किनर ने कहा है कि अधिगम, अधिगम क्या है? अधिगम मतलब लर्निंग, हम जो पढ़ते हैं सीखते हैं, दैट इज अधिगम, ठीक है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है, ये कहा है। आगे बढ़ते हैं, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जनक कौन है? मैं टीचिंग मेथड्स के भी क्लास कराई हूँ इससे पहले वाला क्लास में। तो किंडरगार्टन शिक्षण विधि यानी कि किंडरगार्टन टीचिंग मेथड्स के प्रोपाउंडर कौन है? राइट आंसर होगा, आप अगर क्लास देखे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि ये फ्रोबेल इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वातावरण, स्वास्थ्य, आहार या फिर इनमें से सभी? ग्रोथ है क्या? तो ग्रोथ जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, जो कि वो कितना बड़ा हो गया वो ग्रोथ हो जाएगा, और ये एक समय तक आकर के रुक जाता है। लगभग ऐसे माना जाता है कि ये 19-20 साल तक आने के बाद रुक जाता है ग्रोथ। ओके, और इसे हम देख सकते हैं और इसे मापा भी जा सकता है। तो अगर आपको अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा ना, तो आपका वृद्धि भी सही से नहीं हो पाएगा। आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कोई स्लम एरिया के बच्चे और कोई अच्छा वातावरण का बच्चा, दोनों में आप कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंसेस क्यों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको? वो वातावरण के कारण ही, ठीक है। स्वास्थ्य, आप अगर बचपन से ही बीमार पड़ रहे हैं तो आपका यहाँ पर वृद्धि को इफ़ेक्ट करेगा, सही से आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप बीमार रह रहे हैं तो आपका क्या कहते हैं उसको, वेट नहीं बढ़ पाएगा, सही रूप से सही ढंग से आपका विकास नहीं हो पाएगा, कुपोषित कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये भी स्वास्थ्य भी जो है ना, वृद्धि को इफ़ेक्ट करने वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आहार, आप अगर अच्छा खाना पीना नहीं करेंगे तो भी आप सही ढंग से आपकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। यानी कि ये तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ होने में, ठीक है, वृद्धि होने में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, वो कौन से वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? तो ये 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का राइट है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? कौन सा आर्टिकल होगा? तो राइट आंसर ये होगा अनुच्छेद 21A। जब आप बीएड करेंगे ना तो आपको बहुत ही डिटेल में ये पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं? बोला क्या गया है यहाँ पर कि शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी होगा, क्योंकि टीचर भी पढ़ाने के लिए जब क्लासरूम में एंटर करेगा तो बच्चों के मेंटल स्थिति, बच्चों की स्थिति को देख करके ही वो कोई भी पार्ट को वो शुरू करेगा, ठीक है। यानी कि उसका जो
सेंटर्ड होगा टीचर का वो कौन होगा, स्टूडेंट्स ही होंगे। और प्रिंसिपल का भी जो उसका मुख्य केंद्र बिंदु होगा वो कौन होगा, स्टूडेंट्स ही होगा। और अभी इसी पर फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन क्या हो, एजुकेशन हमेशा अभी जो फोकस किया जा रहा है चाइल्ड सेंटर्ड हो। ठीक है, यहाँ पर टीचर या फिर अदर सेंटर्ड को कुछ नहीं होगा, चाइल्ड सेंटर्ड बालक केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर शिक्षा होनी चाहिए, इस पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। ये आया था 2022 वाले एग्ज़ाम में भी, बीएड एंट्रांस में भी, 2023 में भी एज इट इज़ दे दिया गया था। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर से सॉल्व करके जाएंगे। अभी तक 3 बार एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में ही हुआ था शायद, 20-21 में तो लॉकडाउन था, उसके बाद 22 में और 23 में, तीनों ईयर के क्वेश्चंस को आप ज़रूर से प्रैक्टिस करेंगे। राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा दूरदर्शन जो है शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है, तो ज्ञान दर्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देश के लिए प्रयोग सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और मेरा गलत हुआ था, और मुझे गलत वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा याद रहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान आज के टाइम में इतना अधिक बढ़ गया है कि वो किसी भी कुछ भी प्रयोग करके मतलब उसका सत्य जान जाता है। जैसे कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, चंद्रयान तक गया था, दक्षिणी ध्रुव में वहाँ पर उतरा और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता लगा। ये किसके थ्रू हुआ, विज्ञान के थ्रू ही हुआ ना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। स्मृति स्तर का शिक्षण है, यानी कि यहाँ पर बोला है कि मेमोरी लेवल, टीचिंग का मेमोरी लेवल वहाँ पर क्या होता है, तर्कपूर्ण होता है, विचार विहीन होता है, विचारपूर्ण, और इनमें से कोई नहीं। तो लेवल ऑफ टीचिंग को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं, एक होता है मेमोरी लेवल टीचिंग होता है MLT, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है, और थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये जो आप देख रहे हैं ना MLT जो कि है मेमोरी लेवल टीचिंग, ये छोटे बच्चों के लिए होता है, LKG से लेकर के यहाँ पर 5 से 6 साल तक के बच्चों के लिए होता है। और इस ईयर के बच्चे तर्कपूर्ण कर सकते, लॉजिकली सोच सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है रोट मेमोरी पर, यानी कि याद करने पर, रट्टा मार करके। जैसे कि हम लोग भी छोटे थे तो पहाड़ा याद करते हैं ना, 2 1 जा 2 2 2 जब 4 करके, तो यहाँ पर स्मृति यानी कि याद करने पर फोकस किया जाता था। और यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर क्या होता है, बोध स्तर, यहाँ पर हम सोचने लगते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं। और रिफ्लेक्टिव में ये बड़े बच्चे जो कि यहाँ पर लॉजिकली सोच सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 से प्लस वाले बच्चे हो जाएंगे। ओके, तो स्तर कितने हो जाएंगे, 3 है, MLT, ULT और RLT। MLT मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ULT हो जाएगा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर स्मृति स्तर का जो शिक्षण है ये विचार विहीन होता है, बच्चे सोच नहीं सकते हैं, तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कक्षा में नेतृत्व करता है, प्रधानाचार्य, मॉनिटर, शिक्षक, और इनमें से सभी। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि यहाँ पर बोला है कक्षा में नेतृत्व करता है। टीचर जो है एक लीडर भी है, आप सब लीडर भी होता है, आप सभी को पता ही है। तो कक्षा में नेतृत्व कौन करता है, मॉनिटर करता है क्या, लग रहा है मॉनिटर करता है। जब टीचर नहीं रहते हैं तो क्या बोलते हैं, शांत रहो शांत रहो, लेकिन ऐसा नहीं है, मॉनिटर नहीं होगा यहाँ पर राइट आंसर। कक्षा का नेतृत्व जो करता है वो एक टीचर करता है, शिक्षक करता है। और अगर बोलता है कि पूरे स्कूल परिसर का कौन करता है, तो वो हो जाएगा स्कूल का, वो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य हो सकता था, वैसे क्वेश्चन रहता तो, लेकिन यहाँ पर क्लासरूम में बोला है कि लीडर कौन होता है, तो ये टीचर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समायोजन होता है, समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, तो ये अस्थाई होता है, परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील, या फिर निश्चित। तो समायोजन, इससे आप क्या समझ रहे हैं, समायोजन का मतलब एडप्टेशन। ठीक है, आपको कहीं भी भेज दिया जा रहा है, देश दुनिया के कोई भी कोने में, आप वहाँ पर एडाप्ट कर पा रहे हैं, यानी कि उस वातावरण के अनुकूल आप वहाँ पर
अपने आप को ढाल ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। तो समायोजन क्या यहाँ पर अस्थाई हो रहा है? आपको मान लो यहाँ पर कहीं भी भेज दिया, जैसे कि झारखंड के हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपको जामताड़ा साइड भेज दिया या फिर पश्चिमी सिंहभूम अदर कहीं भी भेज दिया, तो आप वहाँ पर जाएंगे और खुद को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेंगे, तो वो क्या हो गया? परिवर्तनशील हो गया, डायनामिक होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। समायोजन करने की जिसकी क्षमता होती है वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है सीएबी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो सेंट्रल एडवाइजरी